नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा सेट। ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, पीआरटी जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन में काम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के करने के बाद में मैं आपको हर एक छोटी से छोटी बारीक जानकारी इन क्वेश्चंस के बारे में देने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका जवाब आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में और इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करते जाइए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके सागर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। मैं लेके आता रहता हूं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे पहले मैं आपके 80 क्वेश्चंस करा चुका हूं, ये 81 क्वेश्चन है। अगर आप उनको वो क्वेश्चन देखने हैं जो मैं पहले करा चुका हूं, तो आप वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में इंग्लैंड में वारविकशायर में हुआ था। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82 है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे हम इसको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाउ मैनी एक्ट्स आर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। तो मोस्टली विलियम शेक्सपियर प्ले इंक्लूडेड 5 एक्ट्स। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द लंदन थिएटर, What was the name of the London theatre that Shakespeare is commonly associated with। यानी जो लंदन में जो थिएटर था, उस थिएटर का नाम क्या था और उस थिएटर के साथ में शेक्सपियर का संबंध था। यानी जो शेक्सपियर से जुड़ा हुआ थिएटर है लंदन में, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। पहला है वर्ल्ड्स थिएटर, दूसरा है ऑर्ब थिएटर, तीसरा है ग्लोब थिएटर और फोर्थ है ड्रीम थिएटर। तो इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सही है बी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो हम इस पर टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, द ग्लोब थिएटर। ओके, लेकिन अब बात कर लेते हैं ग्लोब थिएटर पे आने वाले उन सभी क्वेश्चंस की जो आते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा फंसता है। देखिए, जो ग्लोब थिएटर है वो ग्लोब थिएटर कब यानी बना था, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो द ग्लोब थिएटर वाज अ थिएटर इन लंदन एसोसिएटेड विद शेक्सपियर, और इसको बनाया गया था 1519 एक मिनट 1599 में। इस चीज़ को याद रखना, इसको 1599 में बनाया गया था। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? शेक्सपियर की जो प्लेइंग कंपनी थी, यानी शेक्सपियर के जितने भी जो ड्रामाटिस्ट थे, साथ में जो एक्टिंग करते थे, उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन। क्या नाम था? लॉर्ड चैम्बरलिन, जिसका बाद में नाम बदल गया था और हो गया था किंग्समैन। अभी इसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन मेंस। ओके, तो इस कंपनी के जितने भी लोग थे, लॉर्ड चैम्बरलिन मेंस के, इनके द्वारा इसको 1599 में इस थिएटर को बनाया गया था। और बनाया कहाँ गया था? इंग्लैंड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये किस ज़मीन पे बनाया गया था। तो इसकी जो ज़मीन थी वो ज़मीन थी थॉमस ब्लैंड की। किसकी थी? थॉमस ब्लैंड। याद रखना इस चीज़ को, थॉमस ब्लैंड की ज़मीन थी। और उसके बाद में जो ये ज़मीन आ गई थी, वो आ गई थी इनके बेटे के पास, जिसका नाम था निकोलस ब्लैंड। निकोलस ब्लैंड इनका बेटा था। और इनका एक और बेटा था जिसका नाम था मैथ्यू ब्लैंड। ओके, तो पहले थॉमस ब्लैंड पर थी, उसके बाद ये निकोलस ब्लैंड पे आ गई, उसके बाद में मैथ्यू ब्लैंड पर आ गई। लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई थी उसके बाद में। ये जो थिएटर था, ये थिएटर आपका एक आग एक्सीडेंट में, यानी फायर एक्सीडेंट में जल के ख़त्म हो गया था। जल के ख़त्म हुआ था ये जून 1613 में। कब हुआ था? जून 1613 में। ओके, और इस थिएटर में उस समय जो प्ले चल रहा था, वो प्ले चल रहा था विलियम शेक्सपियर का हेनरी
एट्थ, हेनरी एट्थ प्ले उस समय चल रहा था, तो वो पूरा नहीं हो पाया था, इसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। ओके, इसके बाद में इसको फिर से वहीं उसी जगह पर जहाँ पर ये पहले था, जिस जगह पर जिस ज़मीन पे पहले था उसी ज़मीन पे इसको फिर से बना दिया गया था। तब इसका जो नाम पड़ा था वो बना था न्यू ग्लोब, और फिर इसको बनाया गया था 1614 में। तो ये रही इसकी थिएटर की पूरी कहानी। आई थिंक कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है दोस्तों, बाई विच ईयर इज इट थॉट दैट विलियम शेक्सपियर्स प्ले वर बीइंग रेगुलरली परफॉर्म्ड इन लंदन। तो जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सन से जो विलियम शेक्सपियर थे उनके जो प्ले थे वो रेगुलरली परफॉर्म होना शुरू हो गए थे थिएटर में। तो आपने एक राइटर का नाम सुना होगा, जिस राइटर का नाम है रॉबर्ट ग्रीन। क्या नाम है? रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने 1592 में एक पैम्पलेट जारी किया था, और वो पैम्पलेट जारी किया था इनको बदनाम करने के लिए। ओके, उसी के बाद में इस शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी, और इसके जितने भी ड्रामा थे वो इंग्लैंड के थिएटर में चलना शुरू हो गए थे। तो वो ईयर थी 1592। जो रॉबर्ट ग्रीन थे वो इसके फर्स्ट क्रिटिक माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसकी बुराई करना शुरू की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है कि विच वाज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 85 में जो ऑप्शन है उनमें ऑप्शन है हेमलेट, और अगला है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसके बाद है द टेम्पेस्ट, और उसके बाद में है किंग लियर। तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है द टेम्पेस्ट। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब इस टेम्पेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। तो टेम्पेस्ट क्या है? टेम्पेस्ट जो है इसका शुरुआती नाटकों में से एक नाटक है, और टेम्पेस्ट को जो पब्लिश किया गया था वो पब्लिश किया गया था 1594 में, लेकिन इसको जो लिखना शुरू किया गया था वो किया गया था 1592 में। 1592 में इसको लिखना शुरू किया गया था, और लगभग ये ख़त्म हो गया था 1594 तक ये फिनिश हो गया था। ओके, और 1594 में फिनिश होने के बाद में ये पहली बार जो पब्लिश हुआ था, पहली बार इसको थिएटर में दिखाया गया था, वो डेट थी 28 दिसंबर और 1904। ओके, इस डेट में ये थिएटर में पहली बार परफॉर्म किया गया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये क्वेश्चन हमेशा लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप इन क्वेश्चन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 86 में एक कोटेशन दिया गया है। इस कोटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि ये कोटेशन ऐसे वैसे किसी ऐरे गहरे राइटर से संबंध नहीं रखता है। ये संबंध रखता है हमारे सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर से। तो इस कोटेशन की खासियत क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो कोटेशन पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोटेशन में लिखा हुआ है कि कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बोन। तो ये जो कोटेशन है ये आधा अधूरा लिखा गया है यहाँ पे। इस कोटेशन की जो पूरी लाइनें हैं वो लाइनें इस तरीके से हैं कि यू आर ब्लेस्ड, ध्यान से सुनना, यू आर ब्लेस्ड इफ़ यू लीव मी अलोन। तुम्हें भगवान के द्वारा वरदान दिया जाएगा कि तुम अगर मुझे अकेला छोड़ दोगे, यानी मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा ही मुझे छोड़ जाओगे, जैसा हूँ मैं वैसा का वैसा ही मुझे रहने दोगे, तो तुम्हें भगवान के वरदान की प्राप्ति होगी, भगवान तुमसे खुश होगा, तुम्हें ब्लेस करेगा। बट कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बोन्स, लेकिन अगर तुमने मेरी हड्डियों को निकाला, मेरी कब्र को खोदा और मुझे इधर से उधर निकाल के फेंक दिया, तो तुम पर क्या पड़ेगा? अभिशाप पड़ेगा, तुमको श्राप लगेगा। तो ये लाइनें क्या हैं, क्या इन लाइनों का इम्पोर्टेंस है? तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में एक प्रचलन होता है, इंग्लैंड में क्या अपने यहाँ पे भी प्रचलन होता है, और जो मुस्लिम भाई हैं उनमें भी ये प्रचलन होता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद में उनको ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता है। ओके, दफनाने के बाद में उनकी ग्रेवयार्ड पे यानी कब्र पे एक
मिट्टी की या फिर पत्थर की एक पट्टियाँ रख देते हैं, यानी कि एक तरीके से स्टोन रख देते हैं और स्टोन पर कुछ न कुछ लिख देते हैं। ओके, तो ऐसे ही ये एक स्टोन पर लिखी हुई 2 लाइनें हैं जो स्टोन किसकी कब्र पे लिखे गए थे, वो कब्र थी विलियम शेक्सपियर की। ध्यान देना, वो कब्र थी विलियम शेक्सपियर की। तो यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो फ्रेज है ये कहाँ अपीयर होती है। ये जो फ्रेज लिखी हुई है ऊपर, तो ये फ्रेज अपीयर होती है विलियम शेक्सपियर के ग्रेवयार्ड पे, यानी उनके जो कब्र थी, कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ था उस पत्थर पे ये लाइनें लिखी हुई थी। तो जो पत्थर पे लाइनें लिखी होती हैं, उन पत्थर पे लिखी हुई लाइनों को हम क्या कहते हैं, एपिटैफ। EPITEPH, इस चीज़ को ध्यान देना आप। ओके, एपिटैफ होता है, वो होता है कब्र पे लिखी हुई लाइनों को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है देखते हैं। When Lear tells Regan that Gondrel has wronged him, जब लियर ने रेगन को ये बताया कि गोंड्रिल ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, तो व्हाट डज रेगन एडवाइज हिम टू डू, तो रेगन ने उसे क्या करने की सलाह दी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किस बेस पे कर पाओगे जब आपको जानकारी ही नहीं है कि गोंड्रिल कौन है, लियर कौन है और रेगन कौन है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम इन तीनों के बारे में कि ये तीनों आखिर हैं कौन है। तो देखिए, ये जो लाइन है या ये जो कोटेशन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारा किंग लियर पर। किस पे? किंग लियर ट्रेजेडी पर, जो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ओके, और इस कहानी के ही ये जितने भी कैंडिडेट हैं, कैरेक्टर हैं, उनके बारे में बात हो रही है। किंग लियर जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी एक फाइनेस्ट ट्रेजेडी है। तो इसी किंग लियर में जो लियर है वो हमारा प्रोपोगेनिस्ट है, यानी कि हीरो है उस कहानी का, जिसके साथ में सभी ट्रेजिक घटनाएं होती हैं। बात करते हैं रेगन की। तो रेगन कौन है? रेगन किंग लियर की बेटी है। कौन है? किंग लियर की डॉटर है। ये किंग लियर की डॉटर है और गोंड्रिल भी किंग लियर की डॉटर ही है। ठीक है, तो बात करते हैं कि रेगन और गोंड्रिल के बारे में ये बातें क्यों कही गई हैं। देखिए, किंग लियर के बारे में अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। उसमें आपको किंग लियर से संबंधित हर जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि जो रेगन और गोंड्रिल के बारे में ये जो बातें कही गई हैं, वो बातें आखिर क्यों कही गई हैं। जो किंग लियर है, किंग लियर को रेगन ने यानी रेगन और देखो, किंग लियर की 3 बेटियां हैं, यानी किंग लियर नाटक में जो ये किंग लियर है इसकी 3 बेटियां हैं। ओके, तीनों बेटियों में क्या है, एक बेटी का नाम है कॉर्डेलिया। मैं लिख देता हूँ, कॉर्डेलिया। ये सबसे छोटी बेटी है। कैसी है ये? यंगेस्ट, सबसे छोटी बेटी है। ये सबसे अच्छी लड़की है। कैसी है? बेस्ट। कैरेक्टर में इसकी सबसे ज़्यादा मॉरलिटी है और ये पूरे के पूरे ड्रामा में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाला कैरेक्टर है। इसके बाद में इनकी 2 बेटी और हैं जिनका नाम है गोंड्रिल और रेगन, जो कि ये लिखी हुई हैं, गोंड्रिल और रेगन। ये दोनों लड़कियां बहुत ही बुरे कैरेक्टर की हैं और ये किंग लियर को हमेशा धोखा देने की सोचती रहती हैं। ये सोचती हैं कि राजा कम मरेगा और सारा राजपाट हमें मिल जाएगा, और ऐसा ही करते हैं ये एक दिन कि किंग लियर को गद्दी से हटा देते हैं और उसका जो पूरा किंगडम था अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन इस कहानी से पहले, यानी कि राजपाट को हाथों में लेने से पहले ही ये घटना घट जाती है कि जो रेगन है, ये जो गोंड्रिल है, वो किंग लियर के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो जो किंग लियर है, देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, जो गोंड्रिल है उसने किंग लियर के साथ में बैड बिहेव किया था। और रेगन से जब किंग लियर ने इस बात की चर्चा की कि गोंड्रिल ने, यानी कि रेगन की सिस्टर ने मेरे साथ का मतलब किंग लियर के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो रेगन उसको फिर क्या सलाह देती है अपने पिता को। यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो रेगन यहाँ पर, ये दोनों बहनें एक जैसी ही हैं, दोनों बैड कैरेक्टर की हैं, तो इसलिए रेगन जो इसको सलाह देती है वो ये सलाह देती है कि गोंड्रिल के पास जाओ और उससे माफ़ी मांग लो। देख लीजिए कितनी बुरी कैरेक्टर की है। वो यहाँ पे यही सलाह देती है कि गोंड्रिल के पास जाओ और उससे माफ़ी मांग लो। तो इससे पता चलता है कि दोनों का कैरेक्टर बहुत ख़राब है, दोनों अपने पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि whom does Lear meet living in a little hovel on the heath। यानी लियर किससे मिलता है? एक छोटे से घर में रहते हुए, यानी कि पहाड़ी पर एक छोटा सा घर बना हुआ है, उस घर में रहते हुए किंग लियर किससे मिलता है? तो किंग लियर मिलता है एडगर से। किससे मिलता है? एडगर से। अब इस कहानी को आप जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरे तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अभी समझ में आ जाए। तो देखिए, किंग लियर क्या है? वहाँ का राजा है। कहाँ का? इंग्लैंड का। ओके, ब्रिटेन का राजा है। और एडगर कौन है? एडगर के बारे में हम बात कर लेते हैं। एडगर जो है वो एक ग्लूकोस्ट नाम का इसमें कैरेक्टर है, एक नोबल मैन है ग्लूकोस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GL, एक मिनट, GLOUCEST, ग्लूकोस्ट। ओके, ग्लूकोस्ट का जो लड़का है उसका नाम है एडगर। ओके, अब ग्लूकोस्ट कौन है? ग्लूकोस्ट एक नोबल पर्सन है, एक बहुत अच्छा आदमी है जो किंग लियर यानी इस राजा का बहुत ही विश्वास पात्र है, नोबल पर्सन है, लॉयल है इसके लिए। ओके, अब ग्लूकोस्ट है कौन? ग्लूकोस्ट एक राजा के ही अंडर में काम करने वाला व्यक्ति है जिसकी पोस्ट है अर्ल। किस पोस्ट पर है ये? अर्ल पर है। ओके, अर्ल क्या होता है? अर्ल ड्यूक, ड्यूक एक पोस्ट होती है, उस ड्यूक नाम की पोस्ट से थोड़ा छोटा होता है अर्ल। तो ग्लूकोस्ट क्या है? अर्ल है। और इसी ग्लूकोस्ट का जो बेटा है वो कौन है? एडगर है। तो एडगर, ग्लूकोस्ट के दो बेटे होते हैं, एक एडगर होता है और दूसरा एक बेटा और होता है। तो एडगर थोड़ा कम दिमाग का है, तो इसका जो बड़ा बेटा होता है, ये बड़ा बेटा इस एडगर को अपने घर से यानी अपने यहाँ से भगा देता है। तो ये भिखारी के वेश में और इधर उधर भटकता हुआ फिरता है। तो इसी को जो राजा थे हमारे किंग लियर, वो पहाड़ी पर अकेले एक स्थान पर रहते हुए देखते हैं। ये कहानी है इस क्वेश्चन की। तो आई थिंक आपको ये अच्छी लगी होगी, और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप किंग लियर को पढ़ें, और आपको वीडियो देखना है किंग लियर से संबंधित हर जानकारी के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, तो आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है कि हाउ इज ग्लूकोस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन। जिस ग्लूकोस्टर की मैंने अभी बात की थी वो राजा का बहुत ज़्यादा वफादार था। कौन से राजा का? किंग लियर का। और जब कहानी उस स्टेज पर पहुंच जाती है जहां पर किंग लियर की दोनों बेटियां उसका जो पूरा राज्य था उसको अपने अंडर कस्टडी में ले लेती हैं और अपने हस्बैंड की सहायता से उस राज्य को चलाती हैं, और जो किंग लियर है उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती। तो इसके बाद में जो ग्लूकोस्टर है, जो राजा का अर्ल है, किंग लियर का क्या है? अर्ल है। तो उस किंग लियर को यही ग्लूकोस्टर अपनी छोटी बेटी के यहाँ पे, जिसको देखिए किंग लियर की जो 3 बेटियां थी उनमें से किंग लियर अपनी छोटी बेटी को, जो सबसे ज़्यादा अच्छी बेटी थी, जिसका नाम क्या था? कॉर्डेनिया, कॉर्डेनिया इसका नाम था। ओके, उसको बेकार समझता था। तो एंड समय में जब किंग लियर को जब समस्या आती है, मुसीबत आती है, तो ग्लूकोस्टर किंग लियर को उसी बेटी के पास में ले जाता है। तो ये खबर पता पड़ जाती है किसको? रेगन को। और रेगन की जो दूसरी बहन थी उसका मैंने अभी क्या नाम बताया था? गॉन्ड्रेल। इनको पता पड़ जाती है। तो ये क्या करती हैं? ये ग्लूकोस्टर को पनिश्ड करती हैं इसी ऑफेंस में कि उसने राजा को उसकी छोटी बेटी से मिलाने के लिए क्यों भेजा, या क्यों इसकी जुगाड़ बनाई कि वो अपनी छोटी बेटी से मिल सके। क्योंकि छोटी बेटी को फॉरेन इन्वेडर बताया गया है। फॉरेन इन्वेडर का मतलब है विदेशी शत्रु माना गया है, क्योंकि वो पहले अपने बाप से झगड़ के चली गई थी। महज किस बात पे चली गई थी कि उसके बाप ने पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो उसने मना कर दिया था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। क्योंकि तब किंग लियर की आदत ऐसी थी कि वो किसी भी काम को लॉयल तरीके से नहीं करता था, इसलिए उसकी छोटी बेटी ने बोल दिया था कि वो आपको पसंद नहीं करती। इस वजह से राजा ने उसको क्या है, अपने देश से निकाल दिया था। तो उसकी इसी वर्च्यू से, इसी अच्छे गुण की वजह से उसकी जो छोटी बेटी थी कॉर्डेनिया, उस कॉर्डेनिया से फ्रांस का एक राजा था, उस राजा ने शादी कर ली, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी इसी वजह से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ग्लूकोस्टर को सजा किस लिए दी गई थी?
तो ग्लूकोस्टर को जो सज़ा दी गई थी वो दी गई थी उसके ऑफेंस के लिए। और उसको किस तरीके से सज़ा दी गई थी, तो उसको अंधा कर दिया गया था। देखिए क्या कर दिया गया था, उसको अंधा कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि व्हेन डिड द प्ले जस्टिस पब्लिश, जो जस्टिस प्ले है वो कब पब्लिश्ड हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि पब्लिश्ड कब किया गया था जस्टिस नाम का प्ले। तो जस्टिस नाम के प्ले के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जस्टिस नाम का जो प्ले है, ये प्ले लिखा गया है गाल्सवर्दी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, गाल्सवर्दी के द्वारा, ध्यान देना इस चीज़ को। और कब लिखा गया है, इस प्ले को लिखा गया 1910 में। ओके, इस प्ले को लिखा गया है 1910 में, सॉरी 1910 में इसको पब्लिश्ड किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19(1) की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19(1) में क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19(1) में दिया गया है कि जॉन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला था। तो जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। ओके, इसका राइट ऑप्शन है। अब बात आती है कि नोबेल प्राइज किसी न किसी वजह के लिए तो मिला होगा। तो जॉन गाल्सवर्दी को जो नोबेल प्राइज मिला था, तो वो नोबेल प्राइज मिला था उसकी डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन, यानी उसके वर्णन करने की बहुत ही अद्भुत कला के लिए उसको ये नोबेल प्राइज मिला था। और उसने ये डिस्टिंग्विश्ड नरेटिव सिस्टम किस वर्क में अपनाया गया है, किस वर्क के लिए मिला था, तो उस वर्क का नाम है द फोरसाइट सागा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द फोरसाइट सागा। ओके, ये इस प्ले का नाम है द फोरसाइट सागा। और ये बात करते हैं इस प्ले की कि फोरसाइट सागा प्ले कब पब्लिश्ड हुआ था, क्योंकि इसी प्ले के लिए उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। वो कब मिला था, 1932 में मिला था। तो जो फोरसाइट सागा है, ये वाला प्ले कब पब्लिश्ड हुआ था। तो फोरसाइट सागा क्या चीज़ है, फोरसाइट सागा जो प्ले है वो एक महज प्ले नहीं है, ये एक प्ले नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये है 3 नोवेल की एक सीरीज है। 3 नोवेल्स की एक सीरीज है, 3 नोवेल्स सीरीज। ओके, 3 नोवेल्स की सीरीज है। ओके, तो इसमें जो क्या क्या है, 3 नोवेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें 2 इंटरल्यूड्स हैं। इसमें क्या है, 2 इंटरल्यूड्स हैं, INTERLUDES। 2 इंटरल्यूड्स हैं। जो इंटरल्यूड्स पब्लिश्ड हुए थे हमारे 1906 से लेके 1920 तक, यानी एक हो गया था 1906 में और एक हो गया था 1921 में। फिर तीसरा मिलके, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन करके, इसके बाद में जब ये फाइनली पब्लिश्ड हुआ था, तो फाइनली पब्लिश्ड हुआ था ये 1922 में। तब इसका नाम रखा गया था क्या, द फोरसाइट सागा। तब इसका नाम रखा गया था द फोरसाइट सागा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसको क्यों मिला था, किस वर्क के लिए मिला था और वो वर्क कब पब्लिश्ड हुआ था। तो वो फाइनली फोरसाइट सागा जो पब्लिश्ड हुआ था वो 1922 में पब्लिश्ड हुआ था। और ये 3 नोवेल्स का क्या है, ये 3 नोवेल्स का एक सीरीज है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19(2). क्वेश्चन नंबर 19(2) में क्या दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19(2) में दिया गया है कि हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1932। तो ये वही क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। तो 1932 में जो नोबेल प्राइज से अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज का, वो मिला था जॉन गाल्सवर्दी को। क्यों मिला था, द फोरसाइट सागा नाम की एक नोवेल की सीरीज है जो 1922 में पब्लिश्ड हुई है, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 में है, व्हाट इज द सूडोनियम दैट गाल्सवर्दी टुक टू पब्लिश्ड हिज अर्लियर वर्क। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो जॉन गाल्सवर्दी जो थे, उन्होंने जब अपना वर्क लिखना शुरू किया था, राइटिंग शुरू किया था,
तो तब वो अपने खुद के नाम के साथ में राइटिंग्स नहीं लिखते थे, तब वो एक सूडो नेम के साथ में राइटिंग लिखते थे, और वो सूडो नेम जो था उनका था जॉन शिनजॉन। इस नाम से उन्होंने मोस्टली अपने वर्क्स लिखे थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ दिनों बाद अपना खुद का नाम लिखना शुरू कर दिया था वर्क्स के आगे। तो बात करते हैं हम इस जॉन शिनजॉन जो सूडो नेम है इसके बारे में, कि ये आखिर इन्होंने कितने दिनों तक यूज किया था। तो ये इन्होंने यूज किया था 1904 तक। याद रखना इस चीज़ को, इन्होंने अपना जो सूडो नेम है वो 1904 तक यूज किया था, क्योंकि 1904 में इनका जो लास्ट नोवेल था, इनका जो लास्ट यानी कि वर्क था, द आइलैंड ऑफ फेरीज, आइलैंड ऑफ फेरीज, ये पब्लिश्ड हुआ था। ध्यान देना, ये पब्लिश्ड हुआ था 1904 में, और यहीं तक इन्होंने इनका जो सूडो नेम है वो यूज किया था। इसके बाद में इन्होंने अपने खुद के नाम से वर्क लिखना शुरू कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आपको रियली में ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे जब लगता है जब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इससे मुझे एक अजीब सी ताकत मिलती है, जिससे मैं और जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा इतना सा काम आप कर दीजिए। इसके बाद में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 की। तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा गया है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस, यानी किसके प्रॉब्लम प्लेस के मॉडल पर गॉल्सवर्दी राइट्स हिज प्ले, यानी ऐसा कौन सा राइटर है जिसके प्रॉब्लम प्लेस पर जॉन गाल्सवर्दी अपने प्लेज लिखते हैं। उनके प्लेस पर आधारित करने के बाद, उनके प्लेज से इंस्पायर्ड होने के बाद में वो अपना प्ले लिखते हैं। ऐसा कौन सा राइटर है जिनके प्रॉब्लम प्ले जॉन गाल्सवर्दी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन दिए गए हैं हेनरी आर्थर जोन्स, आर्थर पिनेरो, और हेनरिक स्वेन, और टीवी रॉबर्टसन। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेनरिक इब्सन। इन्होंने इन्हीं के प्रॉब्लम प्लेस पर आधारित अपने मोस्टली वर्क्स प्रॉब्लम प्ले वाले लिखे हैं। तो बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है कि in which play does William Falder appear as central character, यानी कि ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें विलियम फाल्डर नाम का एक कैरेक्टर है, रोल है, वो मुख्य कैरेक्टर के रूप में आया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द सिल्वर बॉक्स। ओके, द सिल्वर बॉक्स में विलियम फाल्डर नाम का जो कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर के नाम से आया है, यही इसमें मुख्य कैरेक्टर है। लेकिन बात कर लेते हैं अब हम सिल्वर बॉक्स के बारे में कि सिल्वर बॉक्स क्या है। तो सिल्वर बॉक्स जो है वो जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। किसने लिखा है? गाल्सवर्दी ने इसको लिखा है, याद रखना इस चीज़ को। अब सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी ने कब लिखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो जो द सिल्वर बॉक्स है ये जॉन गाल्सवर्दी का पहला प्ले है, द फर्स्ट प्ले, और इसको जो पब्लिश्ड किया गया था वो 1906 में पब्लिश्ड किया गया था। ये क्या है? ये 3 एक्ट का एक प्ले है। कैसा है? 3 एक्ट का कॉमेडियन प्ले है ये। कैसा है? कॉमेडियन प्ले। 3 एक्ट का कॉमेडियन प्ले है जिसको 1906 में पब्लिश्ड किया गया था, और ये पहला प्ले है। ओके, चलिए इसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि प्ले जस्टिस इज अ सटायर। जो सटायर का मतलब होता है एक व्यंग, और जो जस्टिस है वो किस चीज़ पर सटायर है, किस चीज़ पर आघात है, किस चीज़ पर वो चोट करना चाहते हैं। तो जस्टिस को किसने लिखा है सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए। तो जस्टिस नाम का जो प्ले है ये भी गाल्सवर्दी ने ही लिखा है।
ओके, ये भी किसने लिखा है? गॉल्सवर्दी ने ही इसको लिखा है। अब बात कर लेते हैं कि जस्टिस को कब लिखा गया है। तो जस्टिस नाम का जो प्ले है वो आपका लिखा गया है शायद 1910 में इसको लिखा गया है। जस्टिस नाम का जो प्ले है वो 1910 में लिखा गया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको हम देख लेते हैं कि इस जस्टिस नाम के जो प्ले हैं इसमें जो गॉल्सवर्दी हैं वो किस चीज़ पर व्यंग करते हैं, किस चीज़ पर आघात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं द सिस्टम ऑफ पेइंग बेक्स यानी किराया देने पर, या फिर द सिस्टम ऑफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारागार पर, या सिस्टम ऑफ सोशल डिस्प्यूरिटी, या फिर सिस्टम ऑफ लीगल ट्रेल्स। ये इसका सही आंसर है। इन्होंने इस चीज़ पर आघात किया है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी की है, बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं और बहुत ज़्यादा आयरनी व्यक्त की है। तो क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है कि इन प्ले जस्टिस, फिर से जस्टिस पर क्वेश्चन आया है। इन प्ले जस्टिस इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, हु सेज दिस एंड टू हुम। यानी कि जस्टिस जो प्ले है उसमें एक स्पीच है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये स्पीच किसकी है और किसने किससे कही है? तो ऑप्शन नंबर है रुथ हनीबाल सेज टू कॉक्सन टू द हेड क्लर्क ऑफ हॉन्स फर्म। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को आप रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं जस्टिस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, उस जस्टिस नाम के प्ले को आप पूरा देख लेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चंस आप आसानी से समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही इसका सही आंसर है। अब इसके बारे में डिटेल में स्टडी कराने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो आपको मिल जाए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है कि द सिल्वर बॉक्स इज पावरफुल एंड। जो सिल्वर बॉक्स है वो कैसा है? पावरफुल है और कैसा है? तो मैंने भी बताया था कि ये कॉमेडियन प्ले है। तो कॉमेडियन प्ले के साथ में इसमें थोड़ा फाल्स स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन आप चेक करिए कौन सा हो सकता है, बेटर प्ले, इंटरेस्टिंग प्ले, बेटर प्ले और वीक प्ले। तो दिस इज अ बेटर प्ले। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 है द वाइफ ऑफ मिस्टर लिवेंस इज। तो देखिए ये भी सिल्वर बॉक्स से लिया गया है। ये जो करेक्टर है लिवेंस का, ये सिल्वर बॉक्स नाम के प्ले से लिया गया है, जो कि गॉल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है। ओके, तो इसमें ये लिवेंस नाम का करेक्टर है। तो इनकी वाइफ कैसी थी इस बारे में हमें बताना है। तो आप सिल्वर बॉक्स को पूरा पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में आपको उसी में डाल के बता दूंगा। तो इसकी जो वाइफ थी वो थी लूज कैरेक्टर की, जो दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है कि रूपर वाज द लॉयर ऑफ। ये भी सिल्वर बॉक्स से ही दिया गया है। ये भी रूपर का जो करेक्टर है वो सिल्वर बॉक्स में ही है। और इसमें बात कही गई है कि जो रूपर नाम का करेक्टर है वो किसका लॉयर था, किस आदमी के लिए लॉयर यानी वकालत करता था। तो ये वकालत करता था वार्थविक के लिए। ओके, 102 देखते हैं। 102 में क्या कहा है? द फादर ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी वाज अ प्रॉस्पिरियस। जॉन गॉल्सवर्दी के जो पिता थे वो क्या थे? तो जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी पढ़िए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो जॉन गॉल्सवर्दी के जो पिता थे वो एक पैसे वाले सॉलिसिटर थे। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। 103 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी डील्स विद द क्रूअल्टी सॉलिटरी कन्फर्मेंट के लिए किस प्ले में बात कही गई है? तो बात कर लेते हैं 113 के ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन है स्ट्राइप और दूसरा बॉक्स ऑप्शन है द सिल्वर बॉक्स, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है लॉयल्टीज, और चौथा ऑप्शन है वो है द जस्टिस। तो 103 में जो सही आंसर है वो है जस्टिस। क्रूअल्टी और सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट के लिए जो बात कही गई है वो जस्टिस नाम के प्ले में कही गई है। जस्टिस कब पब्लिश हुआ था इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। उसमें दिया गया है कि द मिसिंग सिल्वर बॉक्स वाज रिपोर्टेड टू मिस्टर वार्थविक बाई। देखिए जो सिल्वर बॉक्स था
वो रिपोर्ट किया गया था, यानी बताया गया था कि कहाँ है। तो किसके यहाँ पे बताया गया था? मिस्टर वार्थविक बाई किसके द्वारा, मिस्टर वार्थविक को किसके द्वारा इस चीज़ की रिपोर्ट दी गई थी कि सिल्वर बॉक्स कहाँ है? तो 104 में जो ऑप्शन है थॉमस डेविड, थॉमस मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस मार्लो। तो देखिए क्रिस्टोफर मार्लो तो हमारा एक क्या है ड्रामाटिस्ट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। ठीक है, तो हम इसको तो बिल्कुल ही हटा देते हैं। अब देख लेते हैं 3 ऑप्शन बचे हैं उसमें से ए, बी और डी में से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है थॉमस मार्लो। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया है कि द वाइफ ऑफ मिस्टर लेवेंस पॉन्ड द थिंग एंड, और क्या मैंने अभी बताया था कि मिस्टर लेवेंस की जो वाइफ थी वो करेक्टरलेस थी। उसने पैसा लिया, चीज़ें उठाई और फिर क्या कर दिया था, वो भाग गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 105 का वो है एलोप्ड विद अनदर पर्सन, यानी वो दूसरे व्यक्ति के साथ में भाग गई थी। ये नाम आप याद रख लेना, मिस्टर लेवेंस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 106 है कि मिस्टर जोन्स वाज द चार्म वुमेन, मिसेज जोन्स वाज द चार्म वुमेन, सुंदर महिला थी। कौन? मिसेज जोन्स। तो किसकी सुंदर महिला थी ये? तो ये जो महिला थी वो वार्थविक की सुंदर महिला थी, मिस्टर वार्थविक की। ओके, अगला क्वेश्चन है 107। तो 107 में बात कही गई है कि मिस्टर जोन्स टुक द सिल्वर सिगरेट बॉक्स, बात इसी के पीछे पूरी कहानी चलती है, सिल्वर बॉक्स के पीछे, फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर वार्थविक। देखिए जो सिल्वर बॉक्स था वो किसका था? वो वार्थविक का था। ओके, तो मिस्टर वार्थविक का सिल्वर बॉक्स क्यों चुर गया था और इसको मिस्टर जोन्स क्यों चुरा ले गए थे? रीजन क्या था? इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो ए दिया है प्रेस्ड फॉर मनी, रियली अ थीफ, यानी कि पैसे के लिए दबाव बनाने के लिए, या वो रियली में एक थीप थे, या फिर क्या था? एक सेकंड या फिर क्या था? बाज ड्रंक, या उन्होंने दारू पी रखी थी, या फिर इनसेंसिबल थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो राइट ऑप्शन है आपका वाज ड्रिंक, क्योंकि उन्होंने दारू पी रखी थी, इसलिए वो मौके का फायदा देखकर उसको उठा ले गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि मिस्टर जोन्स मीट मिस्टर जैक आउटसाइड हिज हाउस ट्राइंग टू, यानी मिस्टर जोन्स मिस्टर जैक को मिलते हैं अपने घर के बाहर क्या करते हुए? मिस्टर जैक क्या कर रहे थे जब मिस्टर जोन्स ने उनको देखा? तो कॉल्स हिज सर्वेंट, अपने नौकर को बुलाते हुए, जी नहीं। पार्क हिज कार, गाड़ी खड़ी करते हुए, ये भी नहीं। फाइंड द की होल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर, यस दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, और दरवाजे में की होल ढूंढ रहे थे दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हु रोड द प्ले जस्टिस, जस्टिस नाम का जो प्ले है वो किसने लिखा है? तो ये प्ले लिखा है आपका गाल्सवर्दी ने। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। तो 110 में दिया है जॉन गाल्सवर्दी स्टक अप अ फ्रेंडशिप with another author while traveling and his friendship lasted for ages something 50 years। 50 साल तक उनकी फ्रेंडशिप चली एक ऐसी व्यक्ति के साथ जो उनको कहाँ मिला था? यात्रा कर रहे थे कहीं पे, यात्रा में ही उनको एक व्यक्ति मिल गया था जो खुद में एक राइटर था, और उससे उनकी दोस्ती लगभग 50 सालों तक चली। तो क्या आप उस राइटर का नाम बता सकते हैं? इसमें ये नाम पूछा गया है कि वो व्यक्ति कौन था जो उनको रास्ते में मिला था और उसके साथ में उनकी दोस्ती हो गई थी जो लगभग 50 सालों तक चली थी। तो क्वेश्चन नंबर 110 में है इब्सेन, दूसरा है कॉनराड, तीसरा है केमस और चौथा है लॉरेंस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 110 का, वो ऑप्शन है कॉनार्ड। कॉनार्ड वो व्यक्ति थे जो उनको ट्रेन में मिले थे जब वो यात्रा कर रहे थे, और अचानक उनकी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती उनकी 50 साल तक लगभग चलती है। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं फ्रेंडो। तो इसमें दिया गया है खाली जगह है पहले, इज द फर्स्ट प्ले बाई गाल्सवर्दी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले है वो सिल्वर बॉक्स है।
तो यहाँ पे बिना सोचे समझे हम सिल्वर बॉक्स पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है कि एज ए ड्रामाटिस्ट गाल्सवर्दी बिलोंग टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड। तो यानी कि ड्रामाटिस्ट जो हैं वो किस से बिलोंग करते हैं, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स और उसके साथ में और किसके साथ में इनका संबंध है, जेएम शिंजे, पिनारो, इब्सेन और शो। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वो है पिनेरो। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। 130 में दिया गया है कि गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइप, इनका एक और प्ले का नाम आ गया स्ट्राइप, डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। जो स्ट्राइप नाम का जो प्ले है वो किस सब्जेक्ट को डील करता है? गाल्सवर्दी का जो स्ट्राइप नाम का जो प्ले है वो किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को डील करता है? तो इनके जो स्ट्राइप नाम के प्ले में लेबर डिस्प्यूटेशन ज़्यादा है। ओके, लेबर का मतलब श्रमिकों की जो डिस्प्यूटेशन है, झगड़ा है, वो ज़्यादा दिखाया गया है इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 114 और 15, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके। तो 114 में दिया गया है इन विच सिटी वाज मिल्टन, मिल्टन कहाँ पे रहते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिल्टन का जन्म लंदन में हुआ था, शेक्सपियर का जन्म भी लंदन में हुआ था, गाल्सवर्दी का जन्म भी लंदन में हुआ था और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म भी लंदन में हुआ था। ये मोस्टली टी.एस. एलियट का जन्म भी लंदन में हुआ था। ये मोस्टली ऐसे राइटर हैं जो ज़्यादातर कहाँ जन्मे हैं, ये सभी लंदन में ही जन्मे हैं। ओके, इसके बाद में बात कर लेते हैं 115 की। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न, तो जॉन मिल्टन कब पैदा हुए थे? तो जॉन मिल्टन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 दिसंबर और 1608। ये इसका राइट ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना आप इस चैनल को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और आपका वीडियो सपोर्ट मुझे हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं फ्रेंड्स।